Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn chapter 4 important questions. पिछले वीडियो में मैंने बाकी के पिछले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और इस वीडियो में मैं 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो देखिए, हो सकता है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ और अगर आप उसको 1 सेकंड भी स्किप कर दो और जो क्वेश्चन मैं वहाँ पर बताऊँ तो वो अगर स्किप हो जाए तो आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएँ। तो अच्छा यही रहेगा कि आप बिना स्किप करें मेरी वीडियो देखें एंड तक, ठीक है। चलिए पहले तो हम जानते हैं, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या आ सकता है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो इसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे = 0 नहीं लिखेंगे तो क्या हमारा आंसर राइट रहेगा? बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर रॉन्ग रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ इतना लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा बल्कि ये पॉलिनोमियल होगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? और अगर हम यहाँ तक लिख देते हैं यानी = 0 तो हमारा आंसर होगा ये क्या है? इक्वेशन है। तो अगर हमारे एग्जाम में आता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल राइट दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन यू विल राइट ax² + bx + c। Is that clear? What is the difference between polynomial and equation? What is the difference between? देखिए, इक्वेशन 2 शब्दों से इक्वेशन इक्वल शब्द से बना हुआ है। किससे? इक्वल से बना हुआ, इक्वल से बना हुआ है इक्वेशन। तो अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके इक्वल में कुछ है, यानी अगर उसके इक्वल में कोई टर्म है या इक्वल में उसके 0 है या उसके इक्वल में 1 है, इसका मतलब कि वो इक्वेशन है। पर अगर उसके इक्वल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर उसके इक्वल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हुआ था 1 मार्क का क्वेश्चन। फिक्स है आपके एग्जाम में आना ही आना है और आपको 1 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं इस वीडियो को देखने के बाद इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे के नए दूसरे रूल देखते हैं। कौन सा है दूसरा रूल? अब हम इसको क्या करेंगे, बाकी के मैं आपको फॉर्मूले बाद में बताऊंगी, पहले इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने ही चाहिए, वीडियो के पहले ही बताने चाहिए, ताकि अगर आप स्किप भी कर दो तो वो मार्क्स हमारे कटे ना। मैं आपको किसी भी तरह से मार्क्स नहीं कटवाना चाहती। फिर आगे देखते हैं, अगर हमें रूट्स फाइंड करना है, उसका एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये मेथड हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये मेथड क्या होती है? x = -b + -√b² - 4ac। बात समझ में आ रही है? अपॉन 2a हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। वैसे मुझे डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले बताना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूले के पहले, लेकिन मैं नहीं बताई इसलिए बाद में बता रही हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac। तो मैंने जो आपको ये फार्मूला बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि उस मेथड से हम कैसे रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने अभी लिखा था -b + अंडर रूट में लिखा था मैंने b² - 4ac। तो क्या मैं यहाँ पे d लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे d लिख सकती हूँ, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे ऐसे नीचे लाइन खींचते हो तो आपको यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट नहीं करना है, ना आपको यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करना है, यहाँ से जहाँ से ये शुरू हो रहा है यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ऐसे लो नीचे 2a लिख दिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से लाइन नहीं खींचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहीं से लाइन खींच देते हैं, कुछ यहाँ से खींच देते हैं। आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचनी, तभी माना जाएगा कि वो आंसर राइट है, नहीं तो टीचर को पूरा राइट है कि वो आपके मार्क्स कट कर सकता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए नीचे हम लिखेंगे 2a, है ना, ये मैं अभी आपको समझा रही थी। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर बी, ये हमारा पहला रूल है नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का। इसका पहला रूल ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है मतलब किस में है, पॉजिटिव में है, ज़ीरो से बड़ा है या पॉजिटिव में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे टू डिफरेंट, ये मैंने डिफरेंट लिखा है, रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल कौन सा है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो से छोटा है यानी निगेटिव में है, ज़ीरो से छोटा है, कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटी है तो ऑफकोर्स वो निगेटिव में है, अगर वो ज़ीरो से बड़ी है तो वो ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव में है। यह आपको याद रख लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर जो ज़ीरो की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो से छोटा है यानी निगेटिव है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे तो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल ये कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी 4ac ज़ीरो के बराबर है तो क्या होगा, उसके टू इक्वल रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप 4.1 एक्सरसाइज में आ सकते हो। 4.1 में 4.1 एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चाहो तो पढ़ लो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रही थी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमको ये पता करना है कि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन होता है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमको हमेशा सॉल्यूशन लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बताऊंगी फिर आपको, 2x-3। यही है हमारा क्वेश्चन। फिर हम इसको यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, अगर हम ये साइन नहीं लगाते तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a+b² में क्या फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और फिर देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो अगर मैं इतना बता रही हूँ तो आपके इतने में समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आप मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x² + 2x + 1 - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर आएगा हमारा 6। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। फिर हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 7 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया हमारे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव x² + 0x + 7 इज इक्वल टू 0 which is in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल के 0 हो जाता है, यानी a अगर 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी।
ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। ये तो था हमारे 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर 4.1 में और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर हम देख लेते हैं 4.2। लेकिन 4.2 में जाने से पहले हमें कुछ क्या सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 4 को ले लीजिए। यहाँ पे हमें 6x² -x -2 = मतलब हमें क्या करना है, इसका हमें इसके रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करना हम 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। 3x 2x + 1 हमने कॉमन ले लिया, फिर -2, फिर 2x + 1 2x + 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैंने ये कहाँ से किया। फिर हमारे पास क्या बचा, 3x - 2 2x + 1। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ये भी एक क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके 0 क्यों लिखा, तो इसका आंसर ये है कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ऐसे करके 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर भी दोनों में 0 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी हमने दोनों में 0 लिख दिया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ हैं। और अगर हम इनको ट्रांसफ़र कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, x = 2/3, बिकॉज 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, है ना। और क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, इतना। ठीक है, तो ये थे हमारे 4.1 का तो मैंने देख लिया। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए आपको, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक टफ लग रहा है, जो कि शायद आपसे ना बने, क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन 4.2 का, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 2x² रूट में है, √2x² + 7x + 5 √2। इसको हमें फाइंड करना है। हमें कैसे फाइंड करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ, कि थोड़ा टफ लगा इसलिए मैं आपको सॉल्व कराना ज़रूरी समझी। अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाएगा तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो हाँ, तो मैं चलिए सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, बताती हूँ कैसे करेंगे। देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 का मतलब √2 का और 5 में √2 का। रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 5 2 जा 10। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और प्लस या माइनस करने पर 7 आता हो। ठीक है, तो क्या हमारे पास ऐसे नंबर है, बिल्कुल है, 5 और 2, बिकॉज 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10 और 5 + 2 = 7, तो 5x + 2x 7 और 5 √2 = 0 + 2x²। तो ये था हमारा, है ना। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, बहुत ईजी आगे सॉल्व करना। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, √2x + 5 + √2x + 5 = 0, है ना। फिर हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास √2x + 5 और x + √2 = 0। अब
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों के ज़ीरोज़ निकालेंगे। √2x + 5 = 0, पहला तो ये था, और दूसरा क्या है, दूसरा x + √2 = 0। अब हम इनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास बचता है x = 5√2 और x = -√2। तो ये थे हमारे 2 रूट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5/√2 एंड -√2। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि सिक्स नंबर क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर्स होल सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम लिखेंगे लेट वन ऑफ दीज नंबर इक्वल x, दीज नंबर इक्वल x, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे देन द अदर नंबर विल बी 27 - x। क्यों हमने आप 27 - x लिखा, क्योंकि अगर पहला नंबर x है, अगर उसमें पहले नंबर में हम 27 को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर भी आ जाएगा, है ना। और फिर दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, मतलब 182 है दोनों का प्रोडक्ट। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो टीचर हमारे मार्क्स कट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हम क्या लिखेंगे, x 27 - x = 182 एंड 27x - x² = 182। देन व्हाट वी हैव, x² - 27x + 182 = 0, x² - 13x - 14x + 182 = 0। यहाँ से हमने फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान दीजिए आप। यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास रहा x - 13 - 14x - 13 = 0। फिर x - 13 और x - 14 = 0, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। x - 13 = 0 और x - 14 = 0। फिर हमारे पास क्या बचता है, x = +13 और x = -14। ये हमारा आंसर हो गया। 14 मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, 14। बात समझ में आई? अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द सम ऑफ 13 एंड 14 इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ये हो गया हमारा आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। स्क्वायर से हमारे क्या समझ में आ रहा है कि हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर जिनका स्क्वायर 365 होता है। तो हमने पहले नंबर को x ले लिया, दूसरे नंबर को हमने ले लिया x + 1 और इसका यानी इसके स्क्वायर का, ठीक है, इसके स्क्वायर का सम जो है वो होता है 365। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचता है, x² + x² + 2x + 1 = 365। 365 फिर 2x² यानी x² और x² प्लस हो जाएंगे, 2x² + 2x - 364 = 0 एंड देन x² + x - 182 = 0। बात समझ में आ रही है? फिर हम ऐसे 2 नंबर लेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो, प्लस या माइनस करने पर क्या आता हो, x आता हो। फिर हम ऐसे करके लिख देंगे। हम फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास रहता है -13 x + 14 = 0 एंड फिर x - 13 x + 14 = 0, ठीक है।
अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड देन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या क्या जीरोस बचेंगे, हमारे पास बचेंगे x इज इक्वल टू प्लस 13 एंड x इज इक्वल टू माइनस 14 सॉरी। तो माइनस 14 की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, बाय निगलेक्टिंग negative value we have 13, we have 13, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 13 हो गया और सेकेंड नंबर क्या हो गया 13 प्लस 1 और 14, यानी x प्लस 1 लिखा था ना हमने, तो वो हो गया हमारा 13 प्लस 1 क्योंकि x की वैल्यू 13 है। 13 प्लस 1 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा इसको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ना समझने में जल्दी नहीं आता, लेकिन जब समझ में आ जाए तो हमें टफ भी नहीं लगता है। क्या क्वेश्चन है ये, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब अपने बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है हमने x मान लिया, इसके बेस को हमने x मान लिया और इसके एल्टीट्यूड को हम क्या मानेंगे, इसके एल्टीट्यूड को हम मानेंगे x माइनस 7, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू मतलब ये 13 के बराबर है। तो हमें इसमें क्या लगाना है, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा क्या कहती है, पता ही होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। चलिए हमारे पास ये रहता है, हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। समझ में आ रहा है। फिर हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 120 लिखा हुआ है, आप इसको 720 मत पढ़िएगा प्लीज़, यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, नहीं हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास ये बचा था, बिल्कुल। अब हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, 2 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14x माइनस 2 6 12 2 0 0 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, हम 2 को क्या हम 0 के साइड भेज सकते हैं, बिल्कुल, ये लीजिए 0/2 बचा, तो 0.2 की क्या वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, हमारे पास इतना बचा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो हम 2 नंबर लेंगे जिनके मल्टीप्लाई करने पर 60 आता हो और प्लस या माइनस करने पर 7 आता हो। तो 12x प्लस 5x, हमने यहाँ पे प्लस 5x क्यों लिखा, क्योंकि मतलब हमारे पास तो 7x इसको माइनस करना पर आता है, तो हमने यहाँ पे प्लस 5x क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, हमने यहाँ पे माइनस में ही 12 क्यों लिखा, हमने यहाँ पे माइनस और 5 क्यों नहीं लिखा, मतलब माइनस 5x प्लस 12x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमारे पास क्या होता है कि हम साइन उसी नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो अगर मैं वहाँ पे 5 लिख दूँ और प्लस में 12 लिख दूँ तो हमारे पास प्लस 7x होगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें साइन को देख के लगाना है, सावधानी से लगाना है। चलिए मैंने लिख दिया, अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास और क्या बचा, अब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे ना। फिर x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू प्लस 12। क्या हमारा आंसर राइट है, बिल्कुल। लेकिन हमें क्या करना है, अब ये हमारा आंसर नहीं है, हमें निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करना है। हमें यहाँ लिखेंगे बाय निगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, हमारे पास और क्या बचेगा, क्या हमारे पास 12 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा। तो हमने क्या लिया था, x माइनस 7 ली थी बेस को,
तो सॉरी हमने किसको ली थी x-7, थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, तो इसका बेस हमारे पास निकल के आया हुआ है 12, है ना, हमारे पास इसका बेस 12 निकल के आया हुआ है। हमें इसका एल्टीट्यूड निकालना है, तो इसका एल्टीट्यूड होगा x की पावर मतलब x की वैल्यू हमारे पास 12 आई है, तो 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 होता है 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 14। ये आते हैं 2 मार्क्स के, ज़रूर से ज़रूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अगर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। x + 1/x = 3। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हमारे एग्जाम में आएंगे। x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? इसकी भी एक वजह है, भले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है सॉल्यूशन में, लेकिन इसकी भी एक वजह है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें x की पावर 0 नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है x की पावर 0? क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख देते हैं तो ये वैल्यू ही निगलेक्ट हो जाएगी, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका पूरा आंसर 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन ही इसकी 0 हो जाएगी। इसलिए x की पावर 0 मतलब x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, x का x मल्टीप्लाई तो x² + 1 = 3x। अगर आपसे नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लो, फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए तो हमारे पास बचा -3x + 1 = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लिख दिया है। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। और क्या स्टार्ट होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे जिस फार्मूला से आप चाहो उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, ज़रा ध्यान से पढ़िए, 1 दी हुई है। b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है -3। c की वैल्यू दी हुई है 1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया तो बाकी टीचर समझ जाएंगे, जो बिल्कुल नहीं समझेंगे हमें उसको समझाना है। तो b² का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा ऑब्वियसली। अगर जो वैल्यू अगर वो निगेटिव में है और उसका स्क्वायर अगर हम किसी वैल्यू को निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, हाँ, तो 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, तो 9 - 4 क्या आएगा, 5 आएगा। तो 9 - 4 5, जो कि 5 से मतलब 0 से बड़ा है। हमारे पास क्या निकल के आता है कि जो d है वो 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर d 0 से बड़ा होगा तो मैंने क्या बताया, हम यहाँ पे उसको नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इज दैट क्लियर? हाँ, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। -b ±(d)/(2a), तो x = -b का क्या वो है, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -3 है यहाँ पे और एक और माइनस लग गया फॉर्मूले का भी, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो +3 ± √d की क्या वैल्यू है, √d की वैल्यू है 5/2/a की वैल्यू है 1, तो 2 × 2 हम जानते हैं ना, 2 × 2 होता है। तो x = 3 ± 5/2, तो बाई लिखेंगे बाय पॉजिटिव साइन के लिए हमारे पास क्या रहता है 5/2, बाय नेगेटिव साइन 3 - √5/2। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी करने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है हमारे एग्जाम में, 4 मार्क्स क्वेश्चन में
4 मार्क क्वेश्चन में आता है। पर अगर इसके और में भी क्वेश्चन आता है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसके स्क्वायर का सम 290। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, x है, और दूसरा कौन सा है, x+2 है, और दोनों के सम का स्क्वायर कितना है, ये लो मैंने सम लगा दिया। इसका स्क्वायर का कितना है, ये दोनों के सम का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, मतलब कितना है, 290 है। क्या 290 है? बिल्कुल है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। +4x + 4 = 290 है ना। फिर 2x² + 4x -286 क्यों? क्योंकि 2090 इधर आ जाएगा तो 4 में माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 286 बचेगा = 0। फिर हम इसमें कॉमन ले लेंगे। अगर जो इक्वेशन आपको बड़ी दिखे तो उसमें आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, हमको मार्क्स भी आसानी से मिल सकते हैं। ये मैंने ले लिया कॉमन कैसे ले लिया, हमारे पास था 2x² + 4x -286, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कॉमन है, प्लस 2 × 2 = 4x -2 × 2 2 4 = 8 और 2 3 = 6 = 0। यह हमने कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास रहता है +2x 143 = 0/2। फिर हमारे पास 0/2 की वैल्यू बचेगी 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे माइनस लगेगा, सॉरी मैंने गलती से प्लस लगा दिया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया x² + 2x -143 = 0। देन हम सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही। फॉर्मूला लिखेंगे -b + -b² - 4ac, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ d एंड देन 2a। इज दैट क्लियर? फिर हम इसको लिखेंगे x = -2 √√ 4 + 572 अपॉन 2। फिर x = ±576 किसका रूट होता है 24 का रूट होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे +-24/2, तो x = बाय नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? एंड बाय पॉजिटिव साइन हमको यहाँ पे लिखना भी है, भले मैं नहीं लिख रही, बट मैं हर बात बोल रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। मेरी किसी भी बात को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। और पॉजिटिव साइन से हमारे पास ये आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स। जी हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9 नंबर क्वेश्चन, मैं इसमें सिर्फ 8 और 9 नंबर क्वेश्चन बताऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स, ठीक है। जो एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी लगातार चलते जा रही, रुक नहीं रही है वो कहीं पे, ठीक है, निरंतर ही चलते जा रही है और वो उस स्पीड में 360 किलोमीटर्स कवर करती है। हाँ, तो ये है। फिर अगर जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है, मतलब 1 घंटे से, और उसमें एक घंटे कम लग रहे हैं उसी जर्नी को करने में, तो स्पीड की ट्रेन कितनी होगी? बताइए स्पीड की ट्रेन कितनी होगी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर/आवर। मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन बताऊंगी आपको, बाकी थ्योरी आपको खुद लिखनी है। x किलोमीटर/आवर है ना, ये हमारी स्पीड हो गई। फिर जो टाइम होगा वो कितने लगेंगे, मतलब टाइम का डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने स्पीड बताई आपको s किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जी हाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड है इतनी। तो टाइम को हम आवर्स में मेजर करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है कि 360 अपॉन x आवर्स। तो t1 इज इक्वल टू 360 x आवर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब जब वो क्या करती है, जब वो 1 घंटे कम लेती है तो वो कितने किलोमीटर स्पीड से चलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसमें x + 5 यानी 5 ऐड कर देंगे, उसकी स्पीड 5 गुनी बढ़ जाती है और वो 1 घंटे कम लेती है ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी इसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x - 1। नेक्स्ट 360 अपॉन x - 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें 360x + 1800 - 360x इज इक्वल टू x² + 5x, देन x² + 5x - 1800 इज इक्वल टू 0। फिर हम दो नंबर को चूज़ करेंगे, ये x लिखा हुआ है 4 नहीं समझिएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ बिकॉज एग्ज़ाम में आपको इनडायरेक्ट करना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे x + 45 इज इक्वल टू 0 और x - 40 इज इक्वल टू 0, है ना। क्या ये राइट है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम पहले तो दोनों x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -45 और x इज इक्वल टू 40, है ना। बाय निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ -45, वाई वी आर निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ -45, बिकॉज अगर हम इसको माइनस में लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन पीछे साइड जा रही है। इसका ट्रेन हमारे पीछे साइड नहीं जा रही है। अगर आप फिजिक्स में पढ़े हो, पीछे साइड जाने के लिए हम नेगेटिव यूज़ करते हैं, आगे साइड जाने के लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो ट्रेन अगर पीछे जाएगी तब तो वो नेगेटिव में यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेन का पीछे जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पर ट्रेन आगे ही जा रही है, आगे जाने के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर/आवर है। जी हाँ, ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर/आवर है। हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर/आवर। इज दैट क्लियर? फिर 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो 2 वाटर टैप्स हैं वो फिर साथ में एक टैंक को कितने घंटे में फिल करते हैं? 9 कंप्लीट 3/4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो लार्जर टैप मतलब लार्जर टैप का डायमीटर है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैप से। ठीक है ना। तो अगर वो अलग अलग, यानी ये तो साथ में फिल कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग लार्जर टैप और स्मॉलर टैप अलग अलग फिल करते हैं एक ही टैंक को, तो कितना समय लेंगे, ये हमको फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट स्मॉलर टेक्स x आवर, यानी स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक। लार्जर टैप टेक x - 10 आवर्स, है ना। वो 10 घंटे कम लेता है, क्योंकि देखो आप ये स्मॉलर टैप ले लो, यहाँ पे लार्जर टैप ले लो। पानी इससे आएगा तो ये जल्दी फिल करेगा, कि पानी इससे आएगा तो ये जल्दी फिल करेगा, यही फिल करेगा ना, क्योंकि यहाँ से पानी ज़्यादा जल्दी आएगा, ज़्यादा तेज़ आएगा, है ना। तो ये स्मॉलर का हो गया, ये लार्जर का हो गया। दोनों साथ में कैसे फिल कर रहे हैं? 25/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे x - 10 + 1/x इज इक्वल टू 8/75। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8x² - 230x + 750 इज इक्वल टू 0। और फिर हमारे पास क्या 2 नंबर्स वो होंगे जिनसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 200x - 30x + 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 200 - 30 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 230 ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते तो ये दोनों माइनस हो जाते, तो हमारा आंसर राइट नहीं आता।
अगर हम इसको कॉमन लें 8x x माइनस 25 माइनस 30 और फिर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 और 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हमारे पास बचता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 25, है ना। वैसे तो हमारे पास पहले हम इसको 0 लिखेंगे, x माइनस x इज इक्वल टू फिर 25 लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x माइनस 30 की वैल्यू है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव में आती है। नहीं, इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे, वो भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है, वो वैल्यू निगेटिव में नहीं आती है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, निगेटिव में वैल्यू नहीं आती है। 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और फिर x इज इक्वल टू 30 अपॉन 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 3.75 आवर्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3.75 आवर्स को 10 से माइनस करते हैं तो वो वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, इसलिए हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 25 से। तो 25 क्या होता है, देखो जो लार्जर टैंक है वो x माइनस 10 लेता है, x माइनस 10 टाइम लेता है, 10 आवर्स लेता है या 10 टाइम लेता है, 10 आवर्स का टाइम लेता है। तो हम हमारी x की वैल्यू कितना है 25 में माइनस कर देते हैं 10, तो हमारे पास बचता है 15 आवर्स बचता है। इसका मतलब ये है कि लार्जर टैंक 15 आवर्स में उस टैंक को फिल करता है और स्मॉलर टैप जो है 25 आवर्स में उस टैंक को फिल करता है। तो ये थे मेरी वीडियो चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताया आपको इस चैप्टर के, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।